रिलेटेड रिलीजन? यस मैम। चलो लास्ट टू लास्ट क्लास में सेक्शन 9 से लेकर 13, उसके बाद हमने कल कहाँ तक पढ़े थे? 14, 15, 16, 17, 18 और 19 यही पढ़े थे। हो जाए एक बार रिवीजन पूरी। चलो सेक्शन 9 जनरल ड्यूटीज। जनरल ड्यूटीज कौन कौन सी ड्यूटी थी बताएगा मुझे रोहित। जनरल ड्यूटी जनरल ड्यूटी तो कैरी ऑन बिजनेस टू द greatest common advantage. Second duty, loyal to faithful to be just and faithful to each other. Third duty, accounts to render true accounts and full information to partner or his legal representative. रोहित प्रवेशिका की छत्र छाया से दूर हो जा तभी याद आएंगे। मैंने क्या कर दिया? आ रहे याद? अभी आ रहे नहीं आ रहे थे ना, तीनों याद नहीं आ रहे थे है ना? कहना क्या चाहते हैं? मैं वहाँ कहना क्या चाहती हूँ? प्रवेशिका बताएगी मैं ये कहना चाहती हूँ। सेक्शन 10 मैं मुझे याद है ना, पार्टनर होता है ना वो फ्रॉड कर देता है तो पार्टनर को फर्म को इंडेमनिफाई करना होता है, यानी कि भुगतान। ठीक है, अगर पार्टनर के फ्रॉड की वजह से फर्म को नुकसान होता है तो कौन इंडेमनिफाई करेगा? पार्टनर करेगा। ठीक है मैम आप बताओ आप पहले क्या कहना चाहते थे? वही वाली बात मुस्कान वाली। मुस्कान कहती है ना कई लोग मुझे जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो कहीं वो रोहित भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये मैं भी खुद डिस्ट्रैक्ट कर दे सारी क्लास को, डिस्ट्रैक्ट करूंगी इसको। रोहित को याद नहीं आ रहे थे, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ मैं क्यों नहीं याद आ रहे थे, पढ़ के नहीं आया था। सेक्शन 11 रोहन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। 2 पॉइंट्स थे। राइट्स एंड ड्यूटीज आपकी कहाँ पर लिखी हुई होती है? राइट्स एंड एग्रीमेंट में। एंड सेकंड पॉइंट इज notwithstanding anything contained in section 27 not started। आप फर्म के बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस कर नहीं सकते हो। सेक्शन 12 conduct of business। बताओ। to take part in the conduct of business, राइट है ये हमारे पास। सेकंड to attend diligently his duties as a partner। और थर्ड बिजनेस मैटर्स में, ऑर्डिनरी मैटर्स में मेजॉरिटी, स्पेशल मैटर्स में Consent। यूनानिमस कंसेंट चाहिए आपको। फोर्थ वन इज access, inspect and copy books of account। and fifth one is जो लीगल representative hears या फिर कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन को हम राइट देते हैं इसके शिक्षा एक्सेस का, इंस्पेक्ट का और कॉपी के लिए। याद आ गया पांचों? चलो नेक्स्ट सेक्शन 13 म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज। राइट्स एंड लायबिलिटीज बताओ। राइट्स एंड लायबिलिटीज। Not entitled to receive remuneration, first one is। second है ना, share profit and loss equally है ना। third capital out of profit, if there is no profit then no adjustment, but if there is provision related to this in agreement then you should give। ठीक है। interest on loan at the rate of 6%। फिफ्थ वाला बताओ। फर्म जो है वो पार्टनर को इंडेमनिफाई करेगी अगर पार्टनर है फर्म के बिहाफ पे कोई लायबिलिटी पे करती है। एंड सिक्स्थ वन इज फुल नेग्लेक्ट की वजह से जो लॉस हुआ है उसके लिए पार्टनर फर्म को इंडेमनिफाई करेगा। ये हो गई हमारी लास्ट टू लास्ट क्लास की रिवीजन। अब आ जाओ कल की क्लास में। सेक्शन नंबर 14 पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी 3 पॉइंट्स थे इसमें, बताना जरा। या तो पार्टनर्स ब्रॉड है ना, लेकर आएंगे एज देयर कंट्रीब्यूशन, और सेकंड एक्वायरिंग परचेज, एंड थर्ड इज गुडविल। ये था आपकी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सेक्शन 15 एप्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप
प्रॉपर्टी, आप उसको पर्सनल यूज में नहीं ले सकते। सेक्शन 16, वो जो प्रॉफिट पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स, तो वो आपको किसको वापस करने हैं? फर्म को। सेक्शन 17, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर डज नॉट चेंज, है ना, चेंज के बाद कोई राइट्स एंड ड्यूटीज में चेंज नहीं होता। कोई भी आपका चेंज होता है फर्म में तो आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज कैसी रहती है? रिमेन द सेम एज दे वर बिफोर द चेंज। सेक्शन 18, एजेंट ऑफ द फर्म, पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, पार्टनर टू बी एजेंट। सेक्शन 19, इम्प्लाइड अथॉरिटी पार्टनर। अच्छा मुझे शिवानी बताएगी इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है। फिर हम स्टार्ट करते हैं। अथॉरिटी हिंदी में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पार्टनर को अथॉरिटी नहीं होती है, उसको जो अथॉरिटी मिली हुई होती है या जो अथॉरिटी में आपको पूछने की जरूरत नहीं है, करना ही है वो काम। जो स्पेसिफिकली एग्रीमेंट में लिखी जाती है कि ये काम करना है, उसको तो हम क्या बोलते थे? एक्सप्रेस अथॉरिटी। दोनों वर्ड्स को थोड़ा सा समझो। जो चीज आपने स्पेसिफिकली किसी को बोल के कही है कि आपको ये काम करने हैं, उसको तो हम बोलेंगे एक्सप्रेस अथॉरिटी। लेकिन जो काम बोले ना जाए फिर भी करने पड़े, उनको क्या बोलते हैं हम? इम्प्लाइड अथॉरिटी। यही पढ़ा था हमने। अब मुझे ये बता दो, वो 8 पॉइंट थे कोई जो इम्प्लाइड अथॉरिटी में फॉल नहीं करते थे। मैं पहले तो नंबर डाल दो, यहाँ पर कितने थे? 8 थे। हाँ जी बच्चों 8 थे। फर्स्ट तो था एक एक्वायर करने से रिलेटेड, सेकंड था विड्रॉ ट्रांसफर करने से रिलेटेड। एक्वायर किसको करना? इमूवेबल प्रॉपर्टी को। ट्रांसफर किसको करना? इमूवेबल। 2 पॉइंट्स तो ये थे। 4 पॉइंट्स थे केसेस से रिलेटेड, सूट से रिलेटेड। एक तो आप कोई डिस्प्यूट सबमिट नहीं कर सकते बिना अथॉरिटी, है ना, यही था कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, 1 मिनट। सबमिट नहीं कर सकते तो विड्रॉ भी नहीं कर सकते, है ना। आप बिना अथॉरिटी केस वापस भी नहीं ले सकते। उसके बाद ना तो कॉम्प्रोमाइज कर पाओगे और ना ही अपनी लायबिलिटी को क्या वर्ड था? एडमिट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आएगा एक तो कॉम्प्रोमाइज वर्ड, और ना ही आप ऐसे एडमिट करोगे बिना अथॉरिटी के। 2 पॉइंट्स बच गए, केसेस से रिलेटेड 4 हो गए। 2 पॉइंट्स बैंक अकाउंट अपने नाम से फर्म के बिहाफ पे नहीं खोल सकते जब तक अथॉरिटी ना हो, और आप पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर बन के नहीं जा सकते जब तक फर्म की अथॉरिटी ना हो। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ आपको फर्म से अथॉरिटी ले लिया। फर्म से अथॉरिटी लेने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? जहां पर भी वर्ड आए फर्म, फर्म मतलब ABC, इन सबको प्लस कर दो। मतलब फर्म का मतलब ही क्या है? सारे पार्टनर, है ना, कलेक्टिव, है ना। पीछे हमने जो डेफिनेशन करी थी कि सारे पार्टनर्स को अलग अलग हम बोलते हैं पार्टनर्स, लेकिन कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? तो जब भी कभी फर्म वर्ड आएगा ना, तो आप उसको कैसे डिनोट करोगे? ऑल द पार्टनर। कैसे डिनोट करोगे? तो जब भी अभी आगे भी मैं पढ़ाऊंगी, तो अगर इसमें क्या था ना, बाउंड द फर्म। बाउंड द फर्म करने का मतलब आप फर्म को बाउंड कर रहे हो अपने काम से। तो यानी कि आप अपने काम से किसको बाउंड कर रहे हो? पूरी फर्म को, मतलब सारे पार्टनर्स को। तो हमेशा फर्म को काट के नीचे लिख देना ऑल द पार्टनर्स, आपको क्लियर हो जाएगा। काटना नहीं तो जहां पर भी बुक में फर्म लिखा हुआ है ना, उसके नीचे ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, या ऐसे ऑल द पार्टनर्स। आपको आराम से समझ में आएगी सारी बात। ठीक है, जैसे आप ऑल द पार्टनर्स लिखोगे आपको सारी बात आराम से समझ में आएगी। अब हम आज की क्लास को कंटिन्यू करें। ये पिछला याद किसी को नहीं आ रहा था? आ रहा था? सबको आ रहा था? थोड़ा थोड़ा आ रहा था, कोई बात नहीं। टेस्ट तक पूरा आ जाना चाहिए, टेस्ट तक पूरा आ जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरी लैंग्वेज समझती है ऐसे कि जैसे मैं दूंगी टेस्ट में, ये मैं क्लू दे रही हूँ आपको। चलो,
एक बार सेक्शन 19 के बाद सेक्शन 20 पढ़ लो, 21 उसके बाद 22 पढ़ लिया, ठीक है। सेक्शन 20 इज फॉर एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। बेटा एक्सटेंशन और रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? एक्सटेंशन क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? पाबंदी लगाना। और एक्सटेंशन किसी चीज को क्या देना? बढ़ावा देना। जैसे आपके पास जो जो अथॉरिटी है, आपके पास जो जो पावर है, या तो आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो, उसकी पावर को, किसी भी पार्टनर की पावर को आप इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? जैसे हम अपने एग्रीमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि एक को तो हम अनुमति देते हैं कि वो ये काम भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। मींस जो काम उसके ऑर्डिनरी बिजनेस के थे उसके अलावा वाले भी मैंने उसको काम दे दिए। ऑर्डिनरी बिजनेस में काम करने को क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड अथॉरिटी, है ना। कि जो काम उसको अपना बिजनेस चलाने के लिए करने ही करने पड़ते हैं उसको हम क्या बोलते थे? इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो उन कामों के अलावा उनको और काम देना, यानी कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी को। और या फिर किसी पार्टनर के ऊपर हम पाबंदी नहीं लगाते, तू नहीं करेगा ये वाला काम, तेरे को हम ये वाला काम नहीं देंगे, ठीक है। तो जो काम उसके करने के थे हमने उसको भी रोक दिया, मना कर दिया, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या लगाया? रेस्ट्रिक्शन। तो आप किसी भी पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी को एक्सटेंड भी कर सकते हो और रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। क्लियर हो रही है? एग्जाम्पल लो। हाँ जी, ले लो एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा सा डीपली और समझाऊंगी मैं एक्सटेंशन और रेस्ट्रिक्शन को। इतना समझ में आ गया कि आप किसी के काम को बढ़ावा भी दे सकते हो और उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो। चलो अब एक बात सुनना जरा। ए एक पार्टनर था। ए ले लो, ये नाम ले लो, कोई नाम ले लो। बताओ किसका लो? अब मेरा ऑप्शन देते हो। इस तरह से ले लो, उस तरह ले लो। तीनों लड़कियों का ले लो मैम। ठीक है। रोहन एक पार्टनर था, ठीक है। उसने ना किसी से क्या लिया? 1000 रुपए उधार लिए। कौन देगा भाई 1000 रुपए उधार? मुस्कान ही देगी, ठीक है। रोहन एक पार्टनर था, उसने एक मुस्कान जो थर्ड पार्टी थी उससे 1000 रुपीज क्या किए? उधार ले लिए, ठीक है। लेकिन रोहन के पास ये अथॉरिटी नहीं थी। बात समझ में आ रही है? रोहन के पास ये अथॉरिटी नहीं थी, यानी कि हमने उसकी अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट कर रखा था। एक बात सुनो, आपका जो बिजनेस है तो उसमें ये ऑर्डिनरी बिजनेस होता है ना, किसी से पैसा उधार लेना, फर्म की लायबिलिटी को पे करना, फिर दूसरे वाले का उधार चुका देना, नया उधार ले लेना। ये आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रहता है ना ट्रेडिंग फर्म में। आप कभी किसी बिजनेसमैन को देखोगे, किसी दुकानदार को देखोगे, तो उनके लिए ये कॉमन सा काम है क्या? किसी से उधार लिया, किसी को दिया, फिर पहले वाले का उधार दिया, दूसरे से लिया, तीसरे को दिया, अपने बिजनेस चलाया, फिर जब उससे पूर्ति हो गई तो उसको वापस कर दिया। इसमें क्या आपको स्पेशल एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा कि मेरे को लोन ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ लिखोगे? नहीं, ये आपका क्या है? ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है जो आपके फर्म में चलता ही है ये काम। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इम्प्लाइड अथॉरिटी। लेकिन हमने स्पेसिफिकली रोहन के लिए मना किया कि वो बोरो नहीं करेगा किसी से भी, यानी कि हमने उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी को क्या कर दिया? यानी कि हमने उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, कि रोहन ये काम नहीं करेगा। अब बताओ, अब यहां पर मैं 2 केस लूंगी। क्या? अगर मुस्कान को इस, अभी मेरी बात सुनना जरा, रोहन ने इससे उधार लिया था, 1000 रुपए उधार लिए थे, ठीक है। अब रोहन ने किया क्या? इस 1000 रुपए को उधार लेके अपने घर में खर्ची नहीं कर दी इसने, जाके उसकी चॉकलेट ला के अपने गर्लफ्रेंड को नहीं दी उसने, पर्सनल यूज नहीं किया। उसने इस 1000 रुपए को क्या किया? फर्म की लायबिलिटी को ही पे किया।
क्या किया? फर्म की लायबिलिटी क्या की उसने? पे ऑफ कर। देखो 1000 रुपए अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके लिए थे उसने, लेकिन यूज कहाँ पे किए? फर्म का पैसा चुकाने में। किसमें किया? फर्म का पैसा चुकाने में। अब सुनो, अब जो ये 1000 रुपए उधार लिए गए थे, 1 महीने के लिए लिए थे, 1 महीने बाद मुस्कान आई, कहा भाई इंटरेस्ट समेत, सूद समेत मेरे पैसे वापस कर। ठीक है, वो थोड़ा भी चेयर ठीक कर रहा है कि सच में ना मान ले मुझसे, है ना? सूद समेत मेरे पैसे वापस कर। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, अगर मुस्कान को, अभी देखो मुस्कान को क्या पता होगा कि इसके ऊपर ये फाउंडेशन है या नहीं है? मुस्कान तो क्या सोच रही होगी कि हाँ ठीक है, रोहन इस फर्म का पार्टनर है तो उसी का ही तो पार्टनर है ना, फर्म के लिए ले रहा होगा, 1000 रुपए दे देती हूँ इसको। मुस्कान को इसकी रेस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं पता, मुस्कान को इसकी रेस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं पता। तो बताओ मुस्कान जाके रोहन और मान लो इसका पार्टनर कौन कौन थे भाई, कौन बनना चाहोगे? मैम रोहित और गौरव। रोहित और गौरव। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है जैसे कि मन में आ रही है। चल अब मुस्कान बताओ, मुस्कान तो बेचारी है पतली सी, तीनों की गर्दन पकड़ेगी या एक की? हम किसी की नहीं पकड़ेगी। क्यों नहीं पकड़ेगी? 1000 अपने नहीं लेगी, हम गोलगप्पे खिलाएंगे। आईडी नहीं पहुंचेगी। अभी गोलगप्पे पे वही खिलाएगी, पैसे उसी के ही देने हैं तुमने, गोलगप्पे पे वही खिलाएगी। हाँ बताओ, मुस्कान किसकी गर्दन पकड़ोगे? सिर्फ रोहन की या तीनों की? उसके ऊपर चुंगली कर रही है, तीनों की नहीं पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें तो रेस्ट्रिक्शन है ना, वो क्यों देंगे? तुमको नहीं पता ना रेस्ट्रिक्शन के बारे में, तुम्हें अभी नहीं पता किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। तुझे बस इतना फिर तो किसको पकड़ना चाहिए? क्यों? क्योंकि आपका नॉर्मल प्रोविजन क्या है कि जो एक पार्टनर होता है वो अपने काम से पूरी फर्म को बाउंड करता है, यानी कि पार्टनर ने जो फर्म के बिहाफ पे 1000 रुपए उधार लिए थे, उसकी रीपेमेंट की ड्यूटी किस किस की बनती है? हाँ जी बच्चों, तीनों पार्टनर्स की, रोहन की, रोहित की और गौरव की। बात समझ में आ रही है कि अगर इसको पता होता तो भी क्या पकड़ लेती। लेकिन लो तो कहता है कि अगर इसको रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता था, इसको पता था कि रोहन पैसे नहीं ले सकता, फिर भी इसने दिए। इसको पता था कि रोहन को अलाउड नहीं है किसी से उधार लेना, लेकिन फिर भी मुस्कान ने दिए। बताओ वो दोनों पैसे देंगे तेरे को? तेरे को पता था तो तूने क्यों दिए? तेरे को पता था तो तूने क्यों दिए? ठीक है ना? तो यानी कि अब क्या होगा, अब ये दोनों बच जाएंगे। पेमेंट किसको करनी पड़ेगी? रोहन को। और अगर नहीं करते तो मुस्कान के पैसे डूब करेंगे। बताओ बात समझ में आएगी? कल से वहां मत बैठ क्लास। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए लेती हूँ कि कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब एग्जाम्पल में इतने मत खो जाया करो कि कंसेप्ट भी क्लास से बाहर हो जाए, है ना? तो यानी कि 2 केस बन सकते हैं, या तो मुस्कान अनअवेयर थी, अनअवेयर अबाउट रिस्ट्रिक्शन एवरीथिंग, ठीक है, और या एक केस हो सकता है अवेयर अबाउट रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो अगर मुस्कान को नहीं पता था कुछ भी, अगर मुस्कान को नहीं पता था कुछ भी, तो बताओ किस किस की ड्यूटी बनती है? और अगर पता है तो किसकी ड्यूटी बनती है? बताओ। अगर मुस्कान को नहीं पता था तो किसकी? तीनों की, रोहन प्लस रोहित प्लस गौरव। लेकिन अगर उसको पता था, मुस्कान को पता होने के बाद भी पैसे दिए, तो किसकी गलती? मुस्कान की, पैसे उसको नहीं मिलेंगे। यानी कि अब सिर्फ कौन लायबल है? रोहन। और अगर नहीं देता तो भूल जा पैसे। ठीक है, आगे बात समझ में? अब अगर तो बहुत ज्यादा क्या हो गया? फायदा है, इसको कोई पैसे मिलेगा हमारे जैसे। चलो अब मैं इसको पढ़ रही हूँ, अब देखते हैं कितनों को समझ आ रहा है। ठीक है, द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर यानी कि रोहन may be extended or restricted by contract between the partners under the following condition. Restriction imposed on implied authority of a partner by agreement shall be effective against a third party. Third party कौन थी हमारे एग्जांपल में?
मुस्कान, अगर हमने देखो लिखा है अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी, अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी या अगेंस्ट मुस्कान, तो अगेंस्ट मुस्कान, मुस्कान के अगेंस्ट आप क्या प्रोविजन बनाओगे कि उसको पेमेंट नहीं मिलेगी, उसको पेमेंट नहीं मिलेगी बाकी के पार्टनर से। कब नहीं मिलेगी, पढ़ लो जरा। इफ द थर्ड पार्टी नोज अबाउट द रेस्ट्रिक्शन, अगर थर्ड पार्टी को रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता था तो बाकी पार्टनर्स को क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। और इफ द थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विद अ पार्टनर इन अ फर्म, या फिर इसको यही नहीं पता था कि वो फर्म के पार्टनर से डील कर रही है जिस पार्टनर के पास अथॉरिटी ही नहीं है। मींस अगर वो अनअवेयर है रेस्ट्रिक्शन के बारे में तो तीनों लायबल, अवेयर है तो सिर्फ रोहन लायबल, बाकी फर्म को लायबल नहीं ठहराएंगे। गेट बंद कर दो, गर्मी फिर से शुरू हो गई है। जो भी बच्चा आता है गेट बंद करके आए उसको। अच्छा क्यों एब्सेंट थे तुम दोनों कल? आई थिंक तुम दोनों के नीचे में क्यों कर रहे हो, बाकी सब आए थे। प्रीति और भावना बाहर गए थे दोनों। क्या कह रही मैं? वो नहीं आई तो मैं भी नहीं आई। अब जब नुकसान हुआ उसको कौन भुगतेगा? मैम भुगतेगी। अब अगर आज का कंसेप्ट देख लेना समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज पूछ लेना, यूट्यूब पे भी देख लेना, बहुत अच्छी बात है, वो भी आपका एक बैकअप है ना। अच्छा क्लास में समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर रेस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं पता है तो फर्म को लायबल ठहरा सकती है वो, और अगर उसको पता होते हुए भी उसने फिर भी लोन दिया तो सिर्फ वही नुकसान को भुगतेगी, ठीक है। जो तो मैम ये बोल रही कि मुझे नहीं पता क्या? अभी एक बात सुनो, प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली यही लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी पार्टनर, ये तो 1000 रुपए का एग्जांपल लिया ना मैंने, कोई भी पार्टनर को जब लोन देने जाते हैं तो सबसे पहले उसका एग्रीमेंट पढ़ेंगे कि नहीं। किसी से भी आप डील करोगे सबसे पहले उनका कुछ तो देखोगे ना, पेपर्स। तो आपने एग्रीमेंट उसका पढ़ा तो एग्रीमेंट में दिख जाएगा ना आपको कि किसके पास क्या पावर है क्या नहीं है। प्रैक्टिकली यही वाला केस लगेगा, ठीक है। लेकिन कई बार केसेस आ सकते हैं कि उसने मान लो एग्रीमेंट नहीं पढ़ा था तो अब फर्म को देना पड़ेगा, फर्म अपने आप को बचा नहीं सकती है। इसमें एक वर्ड आएगा, मैं बता देती हूँ। इट मे बी नोटेड दैट अबव मेंशन्ड एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन इज ओनली पॉसिबल। अच्छा एक चीज और, जब भी आप एग्रीमेंट में ये एक्सटेंशन या रेस्ट्रिक्शन लगाओगे तो इसके लिए देखो ये ऑर्डिनरी मैटर है या स्पेशल मैटर है, थोड़ा सोच के एक्सटेंड करना अथॉरिटी को या रिस्ट्रिक्ट करना ऑर्डिनरी मैटर है या स्पेशल मैटर है? ऑर्डिनरी है। किसी की अथॉरिटी को बढ़ाना या कम करना स्पेशल मैटर है, और इसमें आपको यूनैनिमस कंसेंट चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? यानी कि ऑल पार्टनर की कंसेंट चाहिए होगी। ऑल पार्टनर की कंसेंट चाहिए होगी तो सुन लेना जरा। It may be noted that above mentioned extension or restriction is only possible with the consent of all the partners. Underline कर लो, मिल गया ना? Any one partner or even majority of partners can not restrict or extend the implied authority. Clear है? एग्जाम्पल को पढ़ लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। एक वर्ड आएगा जो शायद समझ में ना आए, लास्ट में देखना एग्जाम्पल की लाइन में एब्सॉल्व द फॉर्म। एग्जाम्पल जब खत्म हो रहा है ना लास्ट लाइन, एब्सॉल्व के नीचे लिख लो फ्री हो जाना, आजाद हो जाना। तो यानी कि अगर बीज की अवेयरनेस यानी कि मुस्कान की अवेयरनेस क्या कर सकती है, विल एब्सॉल्व द फर्म फॉर इट्स लायबिलिटी टू रीपे द अमाउंट टू बी। यानी कि इससे क्या होगा, फर्म जो है वो आजाद हो जाती है लायबिलिटी को पे ऑफ करने से। यानी कि सिर्फ किसको लायबल ठहराया था हमने यहाँ पे, रोहन को, बाकियों को हमने जाने दिया था। क्लियर है? हाँ जी पक्का? बढ़ो आगे, सबको क्लियर है? क्लास कहीं पे भी ऐसा लगे कि मुझे डाउट आ रहा है पूछ लेना प्लीज, ठीक है। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कोई पॉइंट ना छूटे, लेकिन छूट भी जाए तो बता सकते हो ना, हम सब अपने ही तो हैं, है कि नहीं?
किसी की आवाज नहीं आई। मुस्कान की बातें खत्म नहीं होती हैं। मेरे अलावा कोई नहीं बोला। हाँ कोई नहीं बोला, देखना मतलब अब मैं बोले थे मन मन में जितना आपको आपको पता लगेगा। यस मैम। अपनी भावनाएं जब तक व्यक्त नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे पहुंचेंगे। चलो मेरे रोहित क्या कह रहा है? क्या सब मोमा है। ये रोहित ज्यादा वो ज्ञानियों वाले उपदेश नहीं देता है, जैसे साधु बाबा कोई आए बैठे हो बहुत जब ज्यादा। मैं सोच रहा हूँ भगवान को आया नहीं कर लूँ। जंगल में चला जा, सिंगल वाला वो कर ये बाबा में नहीं कर रहे हैं। मैम बहुत पैसे हैं बाबा के भी। मैं बहुत ये बड़ी अमाउंट है। फिर दोनों तरफ से कमाओ। दोनों तरफ से। कई बार ऐसा हो जाता है, सीए करते करते फाइनल ईयर में बाबा बनने की उम्र आ जाती है। मैं आप देख वीडियो हाँ तो तुम सी फाइनल के बच्चे देखना जरा, सारा दिन एक कमरे में 16-16 घंटे पढ़ाई करते, शेव कराने का टाइम ही नहीं मिलता, वो दाढ़ी इतनी बड़ी हो जाती है, बन जाते हैं बाबा। हो गए ना दोनों काम पूरे, ये नहीं हुआ तो उसमें चली जाएगी। एक्सेप्ट गर्ल्स। हाँ चलो सेक्शन 21 छोटा सा सेक्शन है ये। सेक्शन 21 छोटा सा सेक्शन है, पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। क्लास मुझे एक बात बताना जरा भी, वो ये आग वाला एग्जांपल है जो आपके घर में आग लगी थी, तो ये तो रील्स बना रही थी मुस्कान, ठीक है। तो लेकिन मैंने कहा था कि इमरजेंसी में जो डिसीजन आप अपने घर के लिए लोगे वही फर्म के लिए लोगे, यानी कि जैसा अपने लिए सोचते हो वैसा दूसरे के लिए भी सोचो। ऐसा होता है ना, जो बातें आपको फील होती हैं सामने वाले को भी उतनी ही फील होती है, इसलिए अपनी बातों को तराजू में तोल के बोलो, ठीक है। ये है कंसेप्ट यहाँ पर, ठीक है। एक इमरजेंसी में आपको क्या डिसीजन लेना है, जो आप अपने लिए लेते वैसा ही आपको फर्म के लिए भी लेना है। बस सिंपल सा सेक्शन था। मैंने तो शायद नहीं कर देता है। प्रूडेंस होता है जागरूकता, कौन? इसके अंदर ये अ पार्टनर हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस एक्टिंग अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस एंड सच एक्ट बाइंड द फर्म। यानी कि सच एक्ट बाइंड द फर्म, यानी कि अगर मान लो जैसे हमारा वो गोवा वाला एग्जांपल था, उसमें आपने फर्म को लॉस से बचाने के लिए जरूरी समझा कि इस क्रेडिटर की मैं पेमेंट कर दूं। इस क्रेडिटर को अगर मैं पेमेंट कर दूंगी तो मेरी फर्म को एक नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा मेरी फर्म को। लॉस से बचाना या प्रॉफिट बढ़ाना एक ही बात नहीं है। लॉस से बचाना या फर्म के प्रॉफिट के बारे में सोचना, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के बारे में सोचना एक ही बात है ना। तो मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर मैं क्रेडिटर को फर्म के बिहाफ पे अभी पेमेंट कर देती हूँ तो इससे क्या होगा, ये मुझे अभी एक नया प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार है जिससे मेरी फर्म को 2 गुना प्रॉफिट होगा। तो आपने फर्म के फेवर में सोचा है ना। इससे क्या होगा, आपने जो पेमेंट की थी उसके लिए फर्म आपको क्या कर रही थी, इंडेमनिफाई कर रही थी, है ना। यानी कि पार्टनर की पेमेंट करने से फर्म क्या हो रही थी, बाउंड हो रही थी। क्या हो रही थी, बाउंड। कल को एक बात में बाकी के पार्टनर्स ये ना बोले गोवा गया था और हमारा नुकसान करवा के आ गया, हमने कहा था पेमेंट कर, हमने कहा था पेमेंट कर, ऐसा नहीं कह सकते पार्टनर, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने आपके फेवर में ही वो पेमेंट की थी, तो अब आपको उसकी पेमेंट की इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, उसकी पेमेंट का, ठीक है। रिम्बर्समेंट आपको देनी पड़ेगी। क्लियर है। तो अगर इमरजेंसी में पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया है तो उसके लिए फर्म बाउंड होगी ही होगी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ऐसा भी ले सकते हैं हम कि मान लो फर्म को नुकसान से बचाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, ठीक है। पार्टनर को लगा कि मुझे बैंक से लोन ले लेना चाहिए, मुझे बैंक से लोन ले लेना चाहिए, तो उसने पार्टनर ने इमरजेंसी में बैंक से लोन ले लिया। अब रीपेमेंट के टाइम पे किसको पेमेंट करनी पड़ेगी, सभी को पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ो। सेक्शन 22 क्लास निमोनिक में बनाया आपने रोहित, इमरजेंसी 21 बना गई।
of doing act to bind firm. इसका मतलब बताएंगे? Mode of doing act to bind the firm means फर्म को बाइंड करने के लिए या सारे पार्ट ऐसे लिख दो, टू मेक लाइबल ऑल द पार्टनर्स। ये जो टू बाइंड फर्म लिखा है मैंने, इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, फर्म को बाइंड करना, कहने का मतलब सारे पार्टनर्स को क्या करना, लाइबल ठहराना। सेम बात है? बताओ बच्चों, सेम बात है? फर्म को बाइंड करना मीन सारे पार्टनर्स को बाइंड करना। बाइंड करने का मतलब क्या है, वो लाइबल है। बाइंड का वर्ड क्या है, लाइबल, ठीक है। तो टू मेक लाइबल ऑल द पार्टनर्स, तो ऐसा कैसे हम कोई काम करें जिससे सारे पार्टनर्स लाइबल हो। एग्जांपल लो, जैसे सुनना, कल वाले एग्जांपल में क्या था, नंदिनी, ठीक है, नंदिनी, एक मिनट, रोहित से, रोहित कौन था, होलसेलर किसका, पोटैटो का। तो नंदिनी उससे खरीदने गई थी, परचेज करने गई थी, ठीक है। अब एक बात सुनना, रोहित कह रहा है कि मैं 25 किलो जो आलू तुझे दे रहा हूं, बिल किसके नाम पे काटूं। अगर बिल कट गया नंदिनी के नाम पे, तो पेमेंट किसको करनी पड़ेगी, नंदिनी को ना। तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि नंदिनी किसके बिहाफ पे आलू खरीद के आई थी, अपने स्टॉल के बिहाफ पे, है ना, ताकि मुस्कान से भी पेमेंट ले सके वो। तो नंदिनी क्या कहेगी, मेरे नाम पे बिल मत काटना, मेरी फर्म का नाम पता क्या है, NM एंड कंपनी। गोलगप्पे की स्टोर का नाम क्या है, मैंने अभी यही बोला था मेरे को और आपने वही लिख दिया। अच्छा, NM एंड कंपनी, यहाँ लिख देती हूँ गोलगप्पे वाले, शहर के मशहूर गोलगप्पे, वो बोल रही बनानी पड़ेगी, ठीक है। NM एंड कंपनी गोलगप्पे वाले, ठीक है, इसके नाम पे बिल काटो, ताकि क्या होगा, पेमेंट कोई किस किस से ले सकेगा, रोहित, नंदिनी से भी और मुस्कान से भी। यानी कि सारे पार्टनर्स को लाइबल बनाने के लिए आपको ऐसा मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा जिससे सारे पार्टनर्स लाइबल हो सके। तो वो मोड क्या है कि जो भी बिल कटवाओ वो किसके नाम पे कटवाओ, फर्म के नाम पे। पढ़ लो इसको। In order to bind a firm, या in order to make liable all the partners, क्लास उसको लिख लिया करो। To bind the firm के आगे ऊपर लिख लो to make liable all the partners, to make all the partners liable, ऐसे भी लिख सकते हो, to make all the partners liable। इससे पता क्या होगा लिखने से, अभी तो समझ में आ रही है सारी चीजें क्योंकि सब सही चल रहा है। पेपर के टाइम में पता नहीं बाइंड वर्ड कहां से आ गया, कैसे फर्म बाउंड हो जाएगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रेज हो जाएंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक लाइबल द पार्ट ऑल द पार्टनर्स एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, जैसे बिल, ठीक है। कोई भी ऐसा काम या जो इंस्ट्रूमेंट बनवाओगे आप, डन और एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टनर और अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म shall be done or executed in the firm name, underline कर लो, in the firm name, executed in the firm name or in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm। या फिर आप ऐसा कुछ काम करना जिससे आपके सारे के सारे पार्टनर्स लायबल हो जाएं, ठीक है। समझ आ गया? अच्छे से? यस मैम। अच्छा, एक ना इम्प्लाइड अथॉरिटी से रिलेटेड एक कंसेप्ट डिस्कस करना चाहूंगी। एक बात बताना बच्चों, इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि हमारे नॉर्मल बिजनेस के काम, हमारे बिजनेस के ऑर्डिनरी वर्क, हमारे बिजनेस के नॉर्मल काम। अब मेरी बात सुनना, हर एक बिजनेस के काम उसके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे, है ना। जैसे एक ना क्या है, फर्नीचर की शॉप है, किसकी शॉप है, एक ना फर्नीचर की शॉप है, इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा फर्नीचर खरीदना और फर्नीचर बेचना, है कि नहीं। इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस है इनका
परचेज एंड सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। तो यानी कि परचेज एंड सेल ऑफ फर्नीचर इनकी क्या है, इम्प्लाइड अथॉरिटी है। हाँ जी, इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि पार्टनर चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, उनको तो ये परचेज और सेल करना ही है। आ रही है मेरी बात समझ, करना ही है। क्योंकि ये फर्नीचर शॉप थी तो इनका ऑर्डिनरी बिजनेस ही परचेज और सेल ऑफ फर्नीचर था, तो परचेज सेल करेगा कौन? फर्म तो कोई पर्सन है नहीं, फर्म तो क्या है, आर्टिफिशियल है ना। मतलब फर्म तो एक ऐसे दिखने वाली चीज थोड़ी है, सिर्फ समझने वाली चीज है। यानी कि परचेज और सेल करेगा कौन? पार्टनर्स करेंगे ना, तो वो ड्यूटी है उनकी, यानी कि इम्प्लाइड अथॉरिटी हो गई है परचेज एंड सेल ऑफ फर्नीचर। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लूं किसका, कोई और शॉप बताना, यही एनएम कंपनी, ठीक है। इनको अपनी वो स्टॉल खरीदनी थी, वो लकड़ी वाली कैसे होती है पूरी स्टॉल, है ना? रेडी यार, स्टेटस मत गिरा उन्हें गोलगप्पे की स्टॉल का, है ना। तो इनको अपनी गोलगप्पे की पूरी स्टॉल खरीदनी थी, तो क्या इनका स्टॉल खरीदना ऑर्डिनरी बिजनेस है? इनका ऑर्डिनरी बिजनेस तो क्या है ना, गोलगप्पे खिलाना। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? गोलगप्पे खिलाना। तो यानी कि इनको अगर अपनी स्टॉल खरीदनी है तो वो स्पेशल बिजनेस है, उसके लिए एग्रीमेंट में जिसको ड्यूटी दोगे उसको वो फॉलो करनी है। जैसे हमने स्टॉल खरीदने की ड्यूटी दी थी मुस्कान को, ठीक है। तो आप एग्रीमेंट में लिखोगे कि मुस्कान ये काम कर सकती है, नंदिनी को हम ये काम नहीं दे रहे हैं। नंदिनी की अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, नंदिनी को हम ये काम नहीं दे रहे, मुस्कान को ये काम दे रहे हैं। तो यानी कि हर एक बिजनेस की इम्प्लाइड अथॉरिटी उसके नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगी। खरीदना यहाँ भी फर्नीचर था, खरीदना यहाँ भी फर्नीचर है, लेकिन जिसका ऑर्डिनरी कोर्स है तो वो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, लेकिन जिसका ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है उसके लिए ये स्पेशल काम हो गया। स्पेशल काम के लिए किसी एक को अथॉरिटी देना जरूरी होता है। बताओ बच्चों, समझ आया है ना? अच्छे से। अब जैसे एक एग्जांपल मैं इसका और लूंगी तो तुम्हें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक्स एक पार्टनर था, ठीक है, इसकी नॉर्मल ट्रेडिंग फर्म थी। क्या थी? ट्रेडिंग फर्म थी। अब अगर इसकी ट्रेडिंग फर्म है, ठीक है, इसने क्या किया, एक प्रोमिसरी नोट समझते हो? अब बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है, ठीक है। तो मेरा ट्रेडिंग फर्म में ना ये नॉर्मल काम नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज का, BRBP बनाना, ठीक है। लेकिन मैंने बिना अथॉरिटी के, विदाउट अथॉरिटी, मैंने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और मैंने सामने वाली पार्टी को दे दिया। मेरे पास जबकि अथॉरिटी भी नहीं थी। इम्प्लाइड अथॉरिटी से बाहर जाके आपने काम किया, इम्प्लाइड अथॉरिटी से बाहर जाके काम किया। तो अब अगर पार्टी को पेमेंट नहीं मिलती है तो वो किसको लायबल ठहराएगा? सिर्फ इसी पार्टनर को, सिर्फ इसी पार्टनर को, क्योंकि ये वही वाला एग्जांपल है मुस्कान वाला। अब आप इसमें दो केस बना सकते हो, अवेयर और अनअवेयर वाला, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। लेकिन अगर वही ये ट्रेडिंग फर्म के अलावा एक बैंकिंग कंपनी होती, क्या होती? तो बताओ, बैंक का तो यही काम होता है, प्रोमिसरी नोट ड्रॉ करना और एक्सचेंज करना और पैसे निकाल के देना, इस टाइप से, है ना। तो इनके लिए क्या हो जाएगा? ये इम्प्लाइड। इसके लिए इसको स्पेशल किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं ड्रॉ करूं या ना करूं। लेकिन वहां पे इसको पूछना पड़ता, पहले पूछ के करता तो ठीक करता, लेकिन बिना पूछे किया है तो बाउंड नहीं करेगा पूरी फर्म को। लेकिन वहीं पर अगर ये बैंकिंग फर्म है या बैंकिंग कंपनी है तो वहां पर आपकी ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आता है। अगर आपने ड्रॉ कर भी दिया तो उसके लिए ये बैंकिंग कंपनी को लायबल ठहरा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो काम किया है उसकी वजह से सारे पार्टनर्स लायबल होते हैं। क्लियर है? हाँ जी, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया वैसे एक और भी लिया जा सकता है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, समझ गए है ना, कि अगर आप नॉर्मल बिजनेस में इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करना, स्पेशल परमिशन की जरूरत है, आप ऐसे खरीद बेच नहीं सकते। लेकिन अगर आपका काम ही प्रॉपर्टी खरीदना बेचना है तो वो क्या हो जाएगी? ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी हो जाएगी। बताओ बच्चों, चलो आगे। समझ आ गया सब कुछ? चलो, मैं केस स्टडी दे दूं पेपर में?
इसको अकेले को दे देना। अच्छा क्लास एक मिनट सुन लो, केस स्टडी का आंसर कैसे दोगे? अगर मैं दे देती हूँ एक दे दूंगी, ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन डायरेक्टली दूंगी, एक क्वेश्चन केस स्टडी का दूंगी। चैप्टर बड़ा है, कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है। केस स्टडी का आंसर कैसे लिखना है सुन लो मेरी बात। सबसे पहले आपने केस पढ़ा, ठीक है, आपने जैसे ही केस पढ़ा आपको क्या याद आया कि ये बात उस सेक्शन में लिखी गई थी। क्या आया याद कि ये बात उस सेक्शन में लिखी हुई थी। तो आप कैसे लिखोगे, स्टार्टिंग कैसे करोगे? एज पर सेक्शन, जो भी आपको याद आया है, ठीक है, एज पर सेक्शन दिस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप। केस स्टडी कर देना। क्या हुआ? अभी मैं वो भी बताऊंगी जिसको सेक्शन याद नहीं होंगे वो क्या लिखेंगे। एक बात सुनना मेरी, पेपर में सेक्शन सही याद आए तभी लिखना, तुक्का मत मारना सेक्शन में, ठीक है। सेक्शन याद आए, अच्छे से पक्का याद आ जाए कि यही है तभी लिखना। नहीं याद आए तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? एज पर रेलेवेंट सेक्शन। क्या लिखोगे? एज पर रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। ये लिख दोगे तो वो ठीक कर देगा, लेकिन अगर गलत सेक्शन कर दिया तो वो नंबर काट लेगा। तो बताओ ज्यादा बेटर क्या है? रेलेवेंट सेक्शन। अगर आपको अच्छे से याद है बिल्कुल पक्का तो लिख दो, और लिखो ना तो अच्छे से अंडरलाइन और कर दो कि हाँ मुझे पता है। चेकर को आपने बताना है, अगर आपने कोई सेक्शन कोड कर दिया ना, सेक्शन 22 ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर देना इसको 3-4 बार, देख ले ढंग से। नहीं कुछ नहीं ऐसा बोलेगा वो, आपको अंडरलाइन करना है। आपको अपने क्वेश्चन में जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं आप उसको अंडरलाइन करोगे और टेस्ट में भी करोगे। कई बार क्या होता है, कुछ थोड़ी से वैसे भी बैठे होते हैं जिनको थोड़ी सी नींद भी आ रही होती है, तो आपकी अंडरलाइन ऐसी होनी चाहिए, आंखें यूं खोल दे कि हाँ इसने कुछ लिखा है बच्चे ने, चाहे कैसी भी हो, ठीक है। तो अगर आपको याद आया तो आप क्या लिखोगे? एज पर सेक्शन 22 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नहीं याद आया तो क्या लिखोगे? एज पर रेलेवेंट सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसके बाद क्या लिखना है? एज पर सेक्शन दिस। अब आपको वो याद आया ना जो कंसेप्ट लिखना है आपको, कि अगर 22 में क्या था बच्चों? अभी तो पढ़ा है, बोल रही हाँ, मोड ऑफ डूइंग एक्ट। आपको क्या याद आया कि एज पर सेक्शन 22 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि अगर आपको पूरे पार्टनर्स को, सारे पार्टनर्स को लायबल बनाना है तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करना है वो किसके नाम पे क्रिएट करना है? फर्म के नाम पे। आपने पहले ये लॉ के बारे में लिख दिया कि मुझे ये लाइन ध्यान आई है। पहला पैराग्राफ कंप्लीट। फिर सेकंड पैराग्राफ में आप क्या करोगे? जो क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। क्या कि इन दिस केस नंदिनी ने, है ना, जो बिल कटवाया था वो अपने नाम पे कटवा दिया था। मान लो मेरा केस ये है, इन दिस केस नंदिनी ने क्या किया था? बिल अपने नाम पे कटवा दिया था। लिख दिया आपने केस के बारे में। थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन का बनाओगे, ऐसे हेडिंग दे देना कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन है? कि अगर नंदिनी ने यहाँ पे क्या किया था? बिल किसके नाम पे कटवाया था? अपने नाम पे। तो कंक्लूजन क्या दोगे? कि फर्म बाउंड नहीं हो सकती, इसके लिए कौन लायबल रहेगा? ओनली नंदिनी। तो ये आप कंक्लूजन में लिखोगे। बताओ केस स्टडी का फॉर्मेट समझ में आया? तो केस स्टडी का आंसर अपना इसी टाइप से दोगे। 3 पैराग्राफ बनेंगे। पहले पैराग्राफ में आपको लॉ की लैंग्वेज में लिखना है जो आपको याद आया, जो बुकिश लैंग्वेज याद आई है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में केस को थोड़ा सा एक्सप्लेन, ऐसा नहीं करना सेकंड पैराग्राफ में पूरा क्वेश्चन उठा के लिख दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि इस केस में ये हुआ है। और थर्ड केस में आपको, थर्ड पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन देना है कि इसका आंसर आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। बस इतने में अपनी केस स्टडी को खत्म कर देना। ये ना हो कि कंक्लूजन के बाद फिर से लॉ का कुछ याद आ रहा है तो फिर नीचे चिपका दिया, नहीं, जो याद आ रहा है वो पहले पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। समझ आ गया? चलो, ये आपका हो गया केस स्टडी का सॉल्यूशन। और नॉर्मल क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करते हो वो तो आपको अटेम्प्ट करने आते ही हैं, उनके लिए तो कुछ मेरे को फॉर्मेट देने की जरूरत नहीं है। चलो सेक्शन 22 तक हो गया। अब आता है हमारा सेक्शन 23, इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर।
क्लास एडमिशन का मतलब क्या होता है? एडमिट करना। ये एडमिशन कौन सा है? ये एडमिशन कौन सा है कि कोई नया पार्टनर हमारी फर्म में आ रहा है? हाँ जी, एडमिशन क्लास किसी के पार्टनर होने। सुनो, इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे जो एडमिशन का वर्ड मीनिंग है ना वो है रिप्रेजेंटेशन। क्या मीनिंग है? रिप्रेजेंटेशन। जो बात आपने किसी को कही है, जो बात आपने किसी को कही है, ठीक है, तो अगर किसी पार्टनर ने कोई रिप्रेजेंटेशन दी है और उस रिप्रेजेंटेशन पे विश्वास करके सामने वाला पार्टनर कुछ आपसे एग्रीमेंट करके गया है तो उससे आपकी पूरी फर्म लायबल होती है, सारे पार्टनर लायबल होते हैं। यानी कि अगर किसी पार्टनर ने कुछ गलत कह दिया तो उसकी गलती भी किसको भुगतनी पड़ेगी? फर्म को, सारे पार्टनर्स को, फर्म को। ठीक है, एग्जांपल लो, बढ़िया सा एग्जांपल है ये वाला। रोहित और गौरव, ये थे दो पार्टनर। ये कौन थे? दो पार्टनर थे, ठीक है। काम पता क्या था इनका? स्पेयर पार्ट्स का। क्या काम था? थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना, गोलगप्पे बहुत हो गए, है ना। स्पेयर पार्ट्स का काम था इनका। रोहन आया अपनी यामाहा बाइक लेके अपनी यामाहा बाइक लेके उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स लगवाने थे उसने। अब रोहित कैसा बंदा है बताओ? ले जा, बहुत बढ़िया, ये तो लगवा के ले जा, तेरे कितने साल निकल जाएंगे। ऐसा ही बंदा है ना ये, चाहे स्पेयर पार्ट्स जाते ही निकल जाए घर से। रोहित जो उसमें लगा उसमें से भी एक रख लिया। रोहित ने क्या किया? तो मेरे पे विश्वास कर रोहन, ये स्पेयर पार्ट्स लगवा ले, इतने में तेरे लगा दूंगा और तेरी बाइक टकाटक चलेगी। ऐसा ही है ना रोहित? इसलिए मैंने एग्जांपल यही उठाया था। रोहित ने क्या रिप्रेजेंटेशन दी कि ये यामाहा बाइक में ये वाले स्पेयर पार्ट्स लगा ले, तेरे को गारंटी दे रहा हूँ तेरी बाइक बहुत बढ़िया टाइम निकालेगी। रोहन ने कहा इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहा है, ठीक है लगवा लेता हूँ। रोहित ने इसको क्या दी थी रिप्रेजेंटेशन? क्या रिप्रेजेंटेशन दी थी? बाइक में ये स्पेयर पार्ट्स लगवा लेंगे, ठीक है। गौरव बेचारा उस दिन छुट्टी पे था। गौरव उस दिन छुट्टी पे गया हुआ था, ये भी गोवा वाले बीच पे, ठीक है। गौरव उस दिन छुट्टी पे था। अब उसको नहीं पता कि रोहित ने ये कह के उसको स्पेयर पार्ट्स बेचेगा। 1 महीना हुआ, बेचारे की बाइक बोल गई। 1 ही महीना हुआ, बेचारे की बाइक बोल गई, ठीक है। हाँ 1 महीना चल गई, ठीक है, 1 महीना चल गई, ठीक है। अब रोहन आया, रोहन आया, जिस हिसाब से स्पेयर पार्ट लगाया तो हिसाब से 24 घंटे भी चल चलो मैंने महीना चला दी, कोई बात नहीं। रोहन आया कि मेरे ये स्पेयर पार्ट्स क्या लगाए थे तूने? बोल तो इतना कुछ रहा था, देख मेरी बाइक का क्या हो गया, नुकसान हो गया तेरे स्पेयर पार्ट्स की वजह से, ठीक है। इसने कहा ये जो लॉस हुआ है इसकी भरपाई कर। अब मुझे एक बात बताओ, अब बेचारा गौरव की क्या कर रही है इसमें, है ना। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की वजह से क्या हुआ? लायबल कौन होगा? इसके लॉस की भरपाई कौन कौन करेगा? कौन कौन करेगा? दोनों करेंगे, रोहित और गौरव। कहने का मतलब ये भी कह सकते हो कि इस पार्टनर ने एक एजेंट का तो काम किया था, भाई इसका काम ही यही था अपने स्पेयर पार्ट्स बेचने से, झूठ बोल के बेचो चाहे सच बोल के बेचो, है कि नहीं। ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस है ना क्या हमारा, तो इसने तो अपनी ड्यूटी निभाई थी, लेकिन इसकी ड्यूटी से लायबल तो ये भी होगा ना। तो लॉस की भरपाई के लिए दोनों ही लायबल होंगे। मतलब कि अगर कोई ऐसे मुंह से बेच दे तो हम उसको हाँ कह सकते हो, देखो ये हो गया, क्यों नहीं कह सकते? आपके पास राइट है, वो बात अलग है। अच्छा गोलगप्पे टूटा हुआ कोई दे देता है, अगली बार में बोलने देते भैया टूटे हुए मत खिलाओ, कहते हो कि नहीं? इसका मुझे याद कर लिया, मैं तो बहुत बार कहती हूँ इसको बड़े बड़े खिलाते हैं, छोटे खिलाओ मुंह नहीं खुलता। चलो ठीक है, ये समझ आ गया। रोहित और गौरव दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लॉस की भरपाई
करने के लिए। इफेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय अ पार्टनर, यानी कि इसकी रिप्रेजेंटेशन की वजह से पूरी फर्म बाउंड होती है, सारे पार्टनर्स को लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर concerning the affairs of the firm is evidence against the firm if it is made in the ordinary course of business. Clear है? चलो ये सेक्शन 23 भी हो गया। क्या हो गया? कुछ तो बताओ, जल्दी जल्दी करवा रहे हो। जल्दी उसको कहते हैं जो बिल्कुल सर के पास से जा रहा हो। नहीं जल्दी होता है। अभी मुझे पता क्या अभी आगे बहुत सारा बच रहा है, टेंशन मत ले तो बस एक बार फर्स्ट चैप्टर खोल के देख समझ जाएगी। टाइम बताओ। टाइम अभी तो 1 ही बजा है, 1 घंटा है। 1 घंटे में काम। आज की क्लास तो मजेदार हो रही है ना, क्योंकि एग्जाम्पल ही इतने बड़े बड़े मैंने लाई थी। मैं इसमें यहाँ 36 तक है सेक्शन, एक बार में इतना ज्यादा कहीं मेरा पॉइंट तुमने सुन लिया था टेस्ट में कि मैं क्या कहना चाहती थी। मैं क्या कहना चाहती थी कि अगर इस संडे हाफ टेस्ट दोगे तो हाफ चैप्टर आपका निकल जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट संडे सब नए टॉपिक का ही टेस्ट रखेंगे। और अगर मैं फोर्स करके फिर भी रखवा देती हूँ कि आधा ये वाला रखो, तो सब कहेंगे पूरा वो वाला भी रखवाओ, फिर तब तो डेढ़ हो जाएगा। फाइनल में दे देंगे आपको। हाँ, बाद में मॉक टेस्ट नोट में दे देंगे सारी चीजें। मतलब तुम अभी हाफ ही देना चाहते हो? कंफ्यूज हो जाएगी मैम, सारा ही रह जाएगा। पहले ही इतने अच्छे नंबर आए थे, पिछले टेस्ट में घर वाले नाराज हो बैठे हैं। कई बच्चे इस हफ्ते नए आए तो इस हफ्ते को टॉपिक भी नया किया और हम टेस्ट में नए टॉपिक कर लिए हैं। हाँ, तो सब पता है ना कि मेरे साथ बच्चों का सर फट रहा है और चलो इस बहाने गौरव की आवाज तो सुनाई थी। वो जब से क्लास में आया वो चुप बैठा है, चाहे उसका एग्जांपल ले लूं फिर भी वो नहीं बोला। ऐसे कह रहा सर आपके आने से मैं इंटरेस्टिंग लगने लग गई। अच्छा, सर को इतना मक्खन लगा देता है, सर स्लीप हो जाते हैं। अच्छा, सर की कल स्माइल ही नहीं खत्म हो रही थी इसकी शक्ल देख देख के। चलो अभी बात करते हैं टेस्ट के बारे में। सेक्शन 24 इफेक्ट ऑफ नोटिस, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर। ठीक है, इनके दो दिन नहीं हुए तो नोट्स को लगा चप्पल पे चेयर में मेरी हाँ जी देखो, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। एग्जाम्पल लें, किसको उठाऊं? मैम हमें बहुत उठा रहे थे, यहाँ से उठा लो। ये ना पता क्या है, ये जो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ ना, उसमें ना बंदे ही ऐसे इंटरेस्टिंग चाहिए। जैसे देखो कितना बढ़िया लगेगा रोहित इसी एग्जाम्पल में कि रोहित और 3 पार्टनर बनाने इस बार पीछे वाले तीनों बना दो, प्रवीण को। मैम ये तो हंस रहे हैं कि रोहित का नाम आ रहा है, इनको ये नहीं पता मेरे को सारे याद हो रहे हैं। हाँ सही कहा। रोहित, गौरव और रोहन 3 पार्टनर हैं और तीनों का बिजनेस पता क्या है? सेकंड हैंड और परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स को हम खरीदते और बेचते हैं। मेरे को सेकंड हैंड मोबाइल दिला। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, ये जो रोहन था ना, ये जो रोहन था, रोहन ने एक सेकंड हैंड कार परचेज की। किससे? रोहन ने एक सेकंड हैंड कार परचेज की
फर्म के यूज के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, कार फॉर फर्म यूज। मेरे पास तो पता है नहीं। एज्यूम कर ले तूने बेच दी, सोचने में पैसे नहीं लगते। हाँ। मैं क्या कहती हूँ, ठीक है। रोहन ने कार खरीदी मुस्कान से, सेकेंड हैंड कार खरीदी थी फर्म के यूज के लिए, ठीक है। अब आगे भी सुन लो, तेरे पास कार क्यों ली थी। अब हुआ क्या, इन द कोर्स ऑफ डीलिंग विद मुस्कान ही कम्स टू नो द कार इज स्टोलन वन। खरीदने के बाद रोहन को पता लगा कि ये कार चोरी की है, ठीक है। आपने इसके पास है ना, मुस्कान क्या निकली, एक चोर, ठीक है। तो इन द कोर्स ऑफ डीलिंग विद मुस्कान रोहन कम्स टू नो दैट कार इज स्टोलन वन। और ये कार थी किसकी, बताओ भाई, कार का रियल ओनर कौन था, प्रवेशिका। वेरी गुड। आगे मैंने बढ़ बात की थी ना, फिर भी बड़ी सी चोरी करके ले गई ना। अरे मैंने प्रवेशिका ने गाड़ी खड़ी करी थी, चाबी वहीं लगा के भूल गई, मुस्कान को दिखा एकदम मौका लेके फरार, ठीक है। मैं सोचा अपने मैं तो कार का रियल ओनर कौन है, प्रवेशिका, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, रोहन ने जब कार खरीदी थी तो इसके बारे में रोहित और गौरव दोनों को नहीं पता था। मैंने तो को पता क्यों गौरव नहीं को था? पता ही नहीं होता। अरे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं ना, उनको अपना सेल्फ परचेज में लगे पड़े हैं। अरे बराबर कुछ नहीं पता था इसको। रोहित और गौरव को कुछ नहीं पता था, ठीक है। अब मुझे बात बताना, अब एक बात बताना, जब प्रवेशिका को पता चला कि मेरी चोरी की हुई कार कौन यूज कर रहा है, रोहन, ठीक है, तो प्रवेशिका किसकी गर्दन पकड़ेगी, रोहन की या तीनों की, बताओ। तीनों मजे आ रही एक बार झुकना से वो गाड़ी वाले मारने में कौन कह रहा है? क्या हो रहा है, फ्यूज हो गया होगा। कौन सी कह भाई रहा वो है? सब करने के लिए तो लग रहा है फ्यूज हो गया क्या। अरे मैं तो ऐसा कहती हूँ मुस्कान पे। एग्जाम्पल चलो। हाँ हाँ जी, तो प्रवेशिका किसके पास आएगी कि मेरी कार वापस करो, इन तीनों के पास में आएगी। तो यानी कि ऑल द पार्टनर आर लायबल टू प्रवेशिका, जो कि उसकी रियल ओनर थी, ठीक है। मुस्कान भाई ने पेपर्स दे लिखी हुई थी। अच्छा एक मिनट सुनना जरा, वो ठीक है, प्रैक्टिकली आप कुछ भी सुनो। रोहन देखो मुस्कान ने। लेकिन ना इसका एक एक्सेप्शन है, ये तो ऑर्डिनरी कोर्स था, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है जरा सुन लो। जब रोहन ये कार खरीद के आया था ना मुस्कान से, तो रोहन को पता था कि ये कार चोरी की है। रोहन को पता था कि ये कार चोरी की है। रोहन ने मुस्कान को कहा, कोई बात नहीं, चोरी की है ना, हम इन दोनों को नहीं बताएंगे, फिर ये दोनों इन दोनों मारेगा। ठीक है। रोहन और मुस्कान ने क्या डिसाइड किया कि हम रोहित और गौरव को इसके बारे में नहीं बताएंगे कि ये कार चोरी की है, यानी कि आपने इस डिफेक्ट को, यानी कि डिफेक्ट ही तो था ना कि चोरी की है, आपने इस चीज को छुपा लिया किससे, रोहित और गौरव से। तो इसमें क्या अप्लाई होगा रूल वुड बी इनऑपरेटिव। यहाँ पर ये रूल नहीं लगेगा, क्या लगेगा कि जो बाकी के पार्टनर्स हैं रोहित और गौरव हैं, जो रोहित और गौरव हैं, क्या वो मना कर सकते हैं कि मैं इस कार के पैसे प्रवेशिका को नहीं दूंगा। भी नहीं चलता, अगर कोई चीज चोरी हो जाए ना और वो मार्केट में गई, उसके बाद पता भी नहीं चलता ये रोहन ने क्या बोला, आपने सुना? क्या रोहन ने गलत बोला। किससे बोल रहा है? चलो अब हो गया हंसी, अब समझ लो। अगर रोहन को भी पता था और मुस्कान को भी पता था इस चोरी की गाड़ी के बारे में, और रोहन और मुस्कान ने डिसाइड किया कि हम रोहित और गौरव को नहीं बताएंगे इसके
के बारे में, तो बताओ अब क्या रोहित और गौरव लायबल होंगे? नहीं, वो मना कर सकते हैं ना कि मैं इसकी पेमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक पार्टनर ने क्या करने की कोशिश की है? फ्रॉड करने की कोशिश की है। तो अगर फ्रॉड का केस है तो बाकी के पार्टनर्स रिलैक्स हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, अब्सॉर्ब हो सकते हैं अपनी लायबिलिटी को चुकाने से। लेकिन अगर ये फ्रॉड का केस नहीं है, नॉर्मली ऑर्डिनरी केस ऑफ बिजनेस है जिसमें रोहन को भी मालूम नहीं था कि ये चोरी की है, तो सारे के सारे पार्टनर्स लायबल रहेंगे। बताओ समझ में आ गया? पढ़ूंगा मैं एक बार इसको। The notice to a partner who habitually act in the business of the firm on matters relating to the affairs of the firm operates as a notice to the firm except in case of fraud. अगर आपने किसी एक ऐसे एक्टिव पार्टनर को नोटिस दे दिया ना किसी चीज के बारे में, तो हम वो मान लेते हैं कि आपने सारे पार्टनर को नोटिस दे दिया है। ठीक है, लेकिन वो पार्टनर कौन सा होना चाहिए? एक्टिव पार्टनर होना चाहिए जो बिजनेस की मैनेजमेंट को संभाल रहा हो। अगर आपने स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस दिया तो बताओ उसकी वैलिडिटी रहेगी कोई? स्लीपिंग पार्टनर तो कुछ संभाल ही नहीं रहा, उसे तो पता ही नहीं है कि बिजनेस में हो क्या रहा है, उसको नोटिस देने से क्या फायदा होगा? तो अगर आपने किसी एक पार्टनर को किसी चीज के बारे में बता दिया ना, तो ये मान के चलना कि आपने सबको बता दिया। ठीक है, मैं जैसे हम कहते हैं ना कि हम परिवार के मुखिया को अगर कोई चीज बात कह दी है तो यानी कि मान के चलो पूरे परिवार को पता लग गई। ठीक है, आगे बात समझ? यानी कि एक को बताना एक नोटिस का काम करता है कि एक को नोटिस दिया तो सबको वो नोटिस फैल गया। ठीक है, चलो आगे। अब आता है सेक्शन 25 से लेकर 27। 25, 26 और 27 इसके बाद है 29। अच्छा एक बार 29 खत्म कर ले, उसके बाद 25 to 7 करते हैं। ठीक है, सेक्शन 29 में कवर कर रही हूँ पहले, उसके बाद 25 से लेकर 7 तक की सीरीज खत्म करते हैं। ठीक है, सुनना जरा। अब क्वेश्चन से ऐसे बच्चों उठा लेते हैं, है ना? मैंने 1 मिनट बाद जाओ। ठीक है, अंशी और नंदिनी, एक पर्सन और ले लेती हूँ यहाँ पर। तुम हंस क्यों रहे हो सिंसियर के नाम से? क्लास में सिंसियर बच्चे नहीं है? थोड़ी देर पहले तो गोलगप्पे बेच रहे थे, हटा दो नंदिनी को यहाँ से। तो गोलगप्पे वाला क्या कोई होता है? अंशी, शिवानी और नंदिनी ये तीनों पार्टनर हैं। ठीक है, इसमें से एक नंदिनी नाम की पार्टनर ने अपना हिस्सा क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। किसको? बस बच के रहे भावना को। ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ, आपका जो पार्टनरशिप में क्या हो गया? क्या लड़ रहे हो? एक बात सुनना, क्या कोई पार्टनरशिप में अपने हिस्से को बेच सकता है? अगर सभी का वेरी गुड। अगर सभी का, अगर आप बाकी के पार्टनर्स चाहे तो बेच सकते हो। ठीक है, अगर बाकी के पार्टनर्स चाहे तो आप अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। देखो, ट्रांसफर करना तो हो गया सेल करना, हम इसको गिरवी भी रख सकते हैं। गिरवी रखने का मतलब, जैसे मैंने बैंक से लोन लेने गई, ठीक है, मैंने वहां पे अपना पार्टनरशिप का शेयर गिरवी रख दिया। मींस अगर मैं लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाई तो बैंक क्या करेगा? इस पार्टनरशिप फर्म में जो उसका शेयर बनता है वो पैसे कौन ले लेगा? बैंक ले लेगा। यानी कि आप पार्टनरशिप में अपने हिस्से को सेल भी कर सकते हो और गिरवी भी रख सकते हो। हाँ एक मिनट,
हमने एग्जांपल स्टार्ट किया था कि अंशी, शिवानी और नंदिनी 3 पार्टनर थे एक पार्टनरशिप फर्म में। तो मैं ये डिस्कस कर रही थी कि एक पार्टनर है वो किसी और थर्ड पर्सन को क्या अपना पार्टनरशिप में जो उसका हिस्सा है वो बेच सकता है? बेच सकता है, यस बेच सकता है। क्या वो गिरवी भी रख सकता है किसी के पास? गिरवी रखने का मतलब अगर मैं लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाई तो वो कहां से रिकवरी करेंगे? मेरे हिस्से से। पार्टनरशिप फर्म में जो मेरा हिस्सा बनता है वहां से वो रिकवरी कर लेंगे। तो अभी मेरा जो केस है वो सेल का है, ट्रांसफर करने का केस है। अब मेरी बात सुनना, नंदिनी ने अपना हिस्सा भावना को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? तो बताओ एक पार्टनर के जो राइट होते हैं, पार्टनर कौन है हमारी फर्म में? 3 थे। ट्रांसफर किसने किया था? नंदिनी ने। तो नंदिनी ने अपना हिस्सा ट्रांसफर किया है, क्या नंदिनी ने अपने सारे राइट्स ट्रांसफर कर दिए हैं? बताओ। सिर्फ हिस्सा, सिर्फ पार्टनरशिप का शेयर उसने ट्रांसफर किया है, उसको हमने पार्टनर नहीं बनाया है अपनी फर्म में। क्या नहीं बनाया? पार्टनर। ठीक है, उसके लिए हमें किसकी रिक्वेस्ट चाहिए होगी, मतलब किसकी परमिशन चाहिए होगी? अंशी और शिवानी की भी कंसेंट। अगर नंदिनी चाहती है कि भावना इस फर्म की पार्टनर बने मेरी जगह पे, तो इसके लिए आपको किसकी कंसेंट और चाहिए? अंशी और शिवानी की, है ना? बात समझ में आ रही है? तो यानी कि आपको सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होती है किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए। किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन के लिए आपको क्या चाहिए होती है? यूनानिमस कंसेंट। क्लियर हो गया ये? ठीक है। तो यानी कि अगर इसने अपना हिस्सा ट्रांसफर किया है तो इसने सिर्फ अपना हिस्सा ही ट्रांसफर किया है, सारे राइट्स ट्रांसफर नहीं किए। अब एक बात बताओ, पार्टनर के पास क्या क्या राइट हुआ करते थे अपनी पिछली क्लास के अकॉर्डिंग? प्रॉफिट शेयरिंग। सुनना मेरी बात, अब मेरी बात सुनना। हम अपने उसको बिजनेस को कंडक्ट करने में पार्टिसिपेट करता था, एक पार्टनर करता था। दूसरा अकाउंट्स मांग सकता था, हमें देने भी पड़ेंगे फर्म को। तीसरा बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता था, है कि नहीं? तो क्या ये राइट भावना को मिलने चाहिए? ये राइट किसके हैं? पार्टनर के। और भावना अभी हमारी पार्टनर नहीं बनी है। तो मैं अगर इसको पढ़ूं तो एक बार सुन लेना जरा। अ शेयर इन द पार्टनरशिप इज ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी। यानी कि आपका पार्टनरशिप फर्म में जो शेयर है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे आप दूसरी प्रॉपर्टी बेचते हो वैसे ही। बट द पार्टनरशिप रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। Assignee of partners interest by sale, mortgage or otherwise cannot enjoy the same rights and privileges as the original partner. Assignee कौन है यहाँ पर? भावना। यानी कि भावना पार्टनर वाले राइट्स एंजॉय नहीं कर सकती। यानी कि ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप, अगर आपने पार्टनरशिप चल रही है अभी, चलते चलते में ही अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया, तो जब तक पार्टनरशिप हम चलती रहेगी तब तक भावना क्या क्या नहीं कर सकती है? ना तो बिजनेस के कंडक्ट में इंटरफेयर कर सकती है कि तुम ये ऐसे नहीं ऐसे कर रहे हो, नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकती वो ऐसा। क्यों? क्योंकि वो हमारी पार्टनर नहीं है। ना ही वो हमारे अकाउंट्स मांग सकती है और ना ही वो हमारी बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकती है। कितनी चीजें बोली मैंने? ना तो रिक्वायर कर सकती है अकाउंट्स, ना बिजनेस कंडक्ट कर सकती है, ना इंटरफेयर कर सकती है हमारे बिजनेस में, ना वो उसको इंस्पेक्ट, और ना ही वो इंस्पेक्ट कर सकती है। हो गई थी? ठीक है। उसके बाद सिर्फ क्या ट्रांसफर हुआ है? शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो ही इज ओनली एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। ट्रांसफरिंग पार्टनर कौन है? ट्रांसफरिंग मतलब ट्रांसफर करने वाला, यानी कि नंदिनी। तो उसका सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही ले सकती है। एंड ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द प्रॉफिट एज एग्रीड टू बाय द पार्टनर्स। ही कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट। तो यानी कि अंशी और शिवानी जितना हिस्सा उसको भावना को देंगे उतना ही वो रिसीव करेगी। क्वेश्चन भी रेज कर सकती है कि इतना कैसे दे दिया मुझे, ये भी राइट हम उसको नहीं देंगे। ठीक है, जितना अंशी और शिवानी डिसाइड करेंगे कि इसको इतना मिलना चाहिए तो इतना ही मिलेगा। ठीक है, जैसे आपका रेशो 1:1:1 का ही था। ठीक है, तो नंदिनी का हिस्सा कितना हो गया? 1/3 हुआ ना। तो
तो अंशी और शिवानी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो प्रॉफिट दिखाया हुआ है उसका 1/3 ही हम भावना को देंगे। अगर भावना इसमें कोई क्वेश्चन रेज करना चाहे तो नहीं कर सकती। नंदनी का जो था वो तो पूरा ही लेगी ना। हाँ वो पूरा ही लेगी वो। हाँ ठीक है। उसके बाद ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पहला केस तो मैंने लिया कि अभी हमारी फर्म चल रही है, लेकिन अगर हमारी फर्म अगर बंद हो जाए तो डिसोल्यूशन के टाइम पे उसको बताओ क्या क्या मिलना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग तो मिलना ही चाहिए, साथ में जो आपकी डिसोल्यूशन के टाइम पे एसेट्स बिकेंगी उसका हिस्सा भी किसको मिलना चाहिए, भावना को। ठीक है। तो ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म या फिर रिटायरमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर, तो ट्रांसफरी विल बी एंटाइटल्ड क्या, टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म to which the transferring partner was entitled, and for the purpose of ascertaining the share he is entitled to an account as from the date of dissolution। उस dissolution के टाइम पे वो अकाउंट्स देख सकती है कि आपकी एसेट्स कितने की बिकी है और उसमें से अपना हिस्सा चेक कर सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। दो केस बनाए मैंने, कॉन्टिन्यूअस जब आपकी फर्म चल रही है, और एक केस बनाया मैंने डिसोल्यूशन। ठीक है, जब तक चल रही है तो हमारे पास क्या क्या राइट हम उसको नहीं देंगे, मतलब अकाउंट्स रिक्वायर नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती और इंस्पेक्ट नहीं कर सकती। ये तीन थे, ये नहीं मिलेगी उसको राइट। ठीक है, लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम पे उसको एक तो उसका एसेट्स बिकेंगी जो उसमें से हिस्सा मिलेगा। ठीक है, और इस हिस्से के लिए अगर वो बुक्स देखना चाहे तो देख सकती है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। सेक्शन 29 आराम से समझ में आ रहा है। चलो ये हो गया आपका सेक्शन 29 का। अब हमारे 3 सेक्शन बचे हैं, 25, 26 और 27। आज की क्लास के लिए मैं इतना ही सोच के आई थी। कि ये तीनों ही होंगे 2 बजे तक की क्लास आ रही है। चलो सेक्शन 25, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। लाइन समझ में आ रही है। किसकी लायबिलिटी, पार्टनर की, किसके लिए, फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। यहां पे ऐसे लिख दो, फॉर द एक्ट्स ऑफ फर्म की जगह ऑल पार्टनर्स लिख दो। एक ही बात है। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ ऑल पार्टनर। सब पार्टनर के काम करने की वजह से हर एक पार्टनर की कितनी लायबिलिटी बनती है। देखो इसमें ना सिंपल सा कंसेप्ट है, एग्जांपल में बहुत अच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं लेना चाहूंगी। इसमें आप क्या लिखोगे सिर्फ कि हर एक पार्टनर अपने हिस्से के लिए लायबल रहता है। एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली। जॉइंटली तो कितना लायबल रहेगा, जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जैसे 1:1:1 है। ठीक है, अगर मान लो लॉस हुआ तो लॉस में तीनों ही 1/3 हिस्सा लेकर आएंगे, जितना लॉस हुआ उसका तीनों बराबर का हिस्सा लेके आएंगे। तो एवरी पार्टनर इज जॉइंटली लायबल, और साथ में लिखा हुआ सेवरली लायबल, मींस अगर और भी इनका पार्टनरशिप हिस्से के अलावा कोई लॉस ज्यादा होता है तो क्या वो पर्सनली भी लायबल होते हैं। पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है बच्चों, याद आ रहा हो तो पार्टनर्स अपने घर से भी पैसा लेकर आते हैं अगर फर्म का लॉस ज्यादा हो तो। ठीक है, सेवरली का मतलब आप पैसे पर्सनल लिख सकते हो। ठीक है, फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज द पार्टनर। तो जब आप पार्टनर थे तो आपके पार्टनरशिप फर्म में होते हुए बाकी के पार्टनर्स ने जो कारनामे कर रखे हैं उनके लिए आप लायबल रहोगे, भले ही आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, भले ही आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन एग्रीमेंट में आपका नाम था ना तो लायबल रहोगे आप। बात समझ में आ रही है। हाँ जी बच्चों, जिस टाइम आप पार्टनर हो उस टाइम अगर आपकी फर्म में जितने भी पार्टनर्स ने जो कारनामे किए हैं उसके लिए सारे पार्टनर्स लायबल रहेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता। ठीक है, चलो
of the firm connotes any act or omission by all the partner or by any partner or agent of the firm which gives rise to a right enforceable by or against the firm. Act of the firm, ये जो मैं अभी तक बताती आ रही हूँ कि firm का मतलब क्या है, all the partners। तो यानी कि act of the firm क्या दिखाता है कि कोई भी act, या तो कोई काम गलत कर दिया है या कुछ आप करना भूल गए हैं, तो उसकी सजा सारे पार्टनर्स को बराबर की मिलती है। तो एनी एक्ट और ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर्स या बाय वन पार्टनर या फिर कोई एजेंट है फर्म का विच गिव्स राइज टू अ राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म, यानी कि अगेंस्ट द ऑल द पार्टनर्स। ठीक है। Again, in order to bring a case under section 25, it is necessary that act of the firm in respect of which liability is brought to be enforced against the party must have been done while he is a partner। तो आपका जो काम होना चाहिए जिसमें आप सब पार्टनर्स को बाउंड कर रहे हो, तो वो काम कैसा होगा, मतलब जब आप फर्म में पार्टनर हो, जब आप फर्म में पार्टनर हो और उस पार्टनरशिप में होते हुए अगर किसी पार्टनर ने कोई ऐसा काम कर दिया है या सारे पार्टनर्स ने मिलकर कोई काम कर दिया है, तो उसके लिए लायबल भी सारे पार्टनर्स ही रहेंगे। आप अपनी लायबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते हो। ठीक है। सेक्शन 26 क्या कहता है, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के गलत काम करने की वजह से लायबिलिटी ऑफ अ सभी पार्टनर्स लायबल होते हैं। एग्जांपल लो, जैसे दो पार्टनर थे फर्म में, उनमें से ना एक पार्टनर ने, उनकी ना कोयले की कोई खान थी, वहां पर ना कैसे शाफ्ट लगती थी, उस शाफ्ट को ना सही सेट नहीं किया, मतलब कोई मशीनरी थी उसमें उस पार्टनर ने ना उस शाफ्ट को सही से सेट नहीं किया, बाउंड्री नहीं बनाई। उसकी वजह से क्या हुआ, जो वर्कर ने उस पर काम किया ना, तो एकदम से जैसे आग निकली या कुछ नुकसान हो गया वर्कर को। ठीक है। तो जो भी इंजरी हुई है किसी भी वर्कर को, इसके लिए क्या सिर्फ वही पार्टनर लायबल होगा जो करना भूल गया है, या फिर सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। ठीक है। तो अगर किसी एक पार्टनर ने कोई गलत काम कर दिया है तो लायबिलिटी किसकी रहती है, सभी पार्टनर्स की। क्लास ये जितने भी सेक्शंस जो आ रहे हैं ना, इन सब पे ना केस स्टडीज ही बनती है। ठीक है। चलो, उसके बाद आता है सेक्शन 27, लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने मिस अप्लाई कर दिया है किसी चीज को, मान लो बैंक से लोन लेने गया था फर्म के बिहाफ पे, बैंक से लोन लेने गया था फर्म के बिहाफ पे, लेकिन लोन को कहां इस्तेमाल कर दिया, पर्सनल में। गर्लफ्रेंड की डायमंड की रिंग लेके आ गया। ठीक है। लोन किस लिए लिया था, फर्म के लिए। तो अगर आपने फर्म के यूज के लिए फंड लिया था और उस फंड को मिस अप्लाई कर दिया, तो बताओ किसको लायबल ठहराओगे, सभी को। एग्जांपल ले, यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल सुनना जरा, कोई उठा लो अपने पुराने की से उठे लो। एक अमीषा को और ले रहे थे बहुत देर से। चलो अमीषा को ही ले लेंगे अभी। रोहित, गौरव और रोहन 3 पार्टनर्स थे। इनका काम पता क्या था, कार पार्किंग का। ठीक है। किसका काम था, अमीषा आई अपनी कार लेकर, इनके गैराज में कार पार्क कर दी। ठीक है। अमीषा आई कार लेकर और इनके गैराज में पार्क कर दी अपनी गाड़ी को। रोहित ने क्या किया, इस गाड़ी को बेच दिया। रोहित ने क्या किया, रोहित ने क्या किया, इस गाड़ी को बेच दिया। बताओ सिर्फ रोहित लायबल या तीनों लायबल? तो नैनो लेके आएगी तो बेचनी क्या, नैनो लेके आएगी तो बेचनी पड़ेगी। नैनो, अच्छा। तो अगर आपने किसी ने पार्किंग में रखी थी अपनी गाड़ी, पार्किंग पर्पस के लिए रखी थी, तो आप उसकी गाड़ी को अगर बेच देते हो तो उसका लॉस किसको बियर करना पड़ेगा, पूरी फर्म को। तो अगर कोई भी पार्टनर ने मिस अप्लाई कर दिया है किसी चीज को, यानी कि उनका पार्किंग का टाइम वो था ना स्पेस, तो उसको मिस अप्लाई कर दिया, उस बंदी ने जो गाड़ी रखी थी उसकी गाड़ी को आपने किसी और को बेच दिया। आप इसको क्यों लेते हो फिर एग्जांपल? मैं 3 पार्टनर बनाने होते हैं ना। ठीक है। अच्छा देखो,
पहला तो है अ पार्टनर एक्टिंग विद हिम इज अपेरेंट अथॉरिटी रिसीव मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी और मिसअप्लाइड। इसमें तो एग्जांपल अपना सेट हो सकता है कि आप बैंक से लोन लेने गए थे और आपने उस लोन को पर्सनल यूज में ले लिया, ठीक है। और दूसरा देखना इन फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस receive money from a third party and the money or property is misapplied by any of the partner while it is in the custody of the firm is liable to make good the loss। यानी कि सुनना जरा, लोन लेने एक ही पर्सन गया था, ठीक है। जब वो लोन लेकर आया, पहले वाले एग्जांपल में क्या हुआ था, लोन लेकर आया था, फिर उसने फर्म के दराज में डाल दिए थे वो पैसे, उसके बाद निकाल कर लेके गया। पहला केस ऐसा है कि आप बैंक से लोन लेकर आए, जो पैसा हाथ में था आपके, आपने ऑफिस की दराज में उसको रखा था, बाद में वो ड्रॉर खोल के आपने निकाल के डायमंड की रिंग लेने चले गए थे, यानी कि वो फर्म की कस्टडी में आ गया था, उसके बाद में सप्लाई हुआ है, तो इसके लिए फर्म लायबल। सेकंड केस में जब बैंक से लोन लेके आया था तो फर्म में घुसा ही नहीं था, वो लोन लेके सीधा बाहर का काम कर दिया। इस केस में क्या करोगे आप, इस केस में भी फर्म लायबल रहेगी। तो चाहे आपकी पैसा कस्टडी में आपके आया है या नहीं आया, दोनों ही केस में आपकी फर्म लायबल रहेगी। पढ़ लो जरा इसको। केस ए में कवर होता है कि वेयर अ पार्टनर एक्ट विद इन हिज अथॉरिटी एंड ड्यू टू अथॉरिटी एज पार्टनर ही रिसीव मनी बिलोंगिंग टू अ थर्ड पार्टी एंड मिसअप्लाई दैट मनी। For this provision to be attracted, it is not necessary that money should have actually come into the custody of the firm। तो जरूरी नहीं है कि फर्म के ड्रॉर में वो घुसना ही चाहिए पैसा, ठीक है, जरूरी नहीं है फर्म की ड्रॉर में वो पैसा घुसना ही चाहिए। अगर उसने मिसअप्लाई कर दिया तो भी फर्म लायबल। और बी केस में क्या करोगे आप, ऑन द अदर हैंड द प्रोविजन ऑफ क्लॉज बी वुड बी अट्रैक्टेड व्हेन सच मनी और प्रॉपर्टी हैज कम इनटू द कस्टडी ऑफ द फर्म एंड इट इज मिसअप्लाइड बाय एनी ऑफ द पार्टनर। अब कस्टडी में आ गया था, उसके बाद में सप्लाई हुआ है, तो भी फर्म लायबल रहेगी। तो द फर्म वुड बी लायबल इन बोथ द केसेस। और अब सुनना, इफ रिसीट ऑफ मनी बाय वन पार्टनर इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ हिज अपेरेंट अथॉरिटी, अगर उसने अपनी अथॉरिटी के अंडर ये लोन नहीं लिया है, एक मिनट, उसने जो लोन लिया है वो उसकी अथॉरिटी में नहीं आता, मीन्स हमने उसको पावर नहीं दे रखी थी कि तू जाकर लोन लेके आ, फिर भी वो ले आया, तो his receipt cannot be regarded as receipt by the firm and the other partners will not be liable। ये आप एग्जांपल पहले कर चुके हो कि अगर हमने किसी पार्टनर को पावर नहीं दी थी, अथॉरिटी नहीं दी थी, फिर भी उसने वो काम किया, तो उसके लिए वो खुद लायबल रहेगा, हम उसके लिए पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर अथॉरिटी नहीं थी फिर भी लोन लेके आ गया और लाके ड्रॉर में रख दिया, आपकी कस्टडी में आ गया, आपके कंट्रोल में आ गया, अब अगर कोई मिसअप्लाई कर देता तो फर्म लायबल रहेगा। क्लियर है? तो यानी कि दो केस, क्या क्या, या तो अथॉरिटी दी है आपने या अथॉरिटी नहीं दी है। अगर अथॉरिटी दे रखी है तो फिर दो केस बनेंगे, अगर अथॉरिटी दे रखी है तो दो केस बनेंगे कि आपकी कस्टडी में आया है या नहीं आया, दोनों ही केसेस में क्या होगा, फर्म लायबल रहेगी। लेकिन अगर आपने अथॉरिटी नहीं दे रखी थी और उसके बाद ये पैसा लेके मिसयूज करता है तो ये खुद लायबल, लेकिन बिना अथॉरिटी के पैसा लेके आया और उसके बाद उसने फर्म के ड्रॉर में रखा, आपके कंट्रोल में आया, पोजेशन में आया पैसा, अब फर्म लायबल हो जाएगी। ये वो चार्ट बना दो। दो केस बनाएंगे, या तो अथॉरिटी गिवन टू टेक लोन, ठीक है, यहां मैं ले रही हूं अथॉरिटी नॉट गिवन, ठीक है। अगर आपने अथॉरिटी दे रखी है तो दो केस, कि या तो कस्टडी में आएगा या कस्टडी में नहीं आएगा, लेकिन दोनों ही केस में फर्म लायबल, ठीक है। लेकिन अगर अथॉरिटी नहीं दी गई है तो दो केस, कि या तो आपकी कस्टडी में आएगा या आपकी कस्टडी में नहीं आएगा। अगर कस्टडी में आ गया तो फर्म लायबल होगी, और अगर आपकी कस्टडी में नहीं आया तो लायबल नहीं होगी, फर्म लायबल, ठीक है। आगे समझो? किसी को कोई डाउट?
अभी देख लो आराम से। क्लियर है बच्चों? यस मैम। मैंने दो बना दिए ऑप्शन, अथॉरिटी या तो गिवन टू टेक लोन या अथॉरिटी नॉट गिवन। अथॉरिटी देने के बाद तो आप लायबल हो, चाहे आपके पास पैसा आए चाहे आपके पास पैसा ना आए। लेकिन अगर अथॉरिटी नहीं दी थी फिर भी वो लोन लेके आ गया और उसने फॉर्म में रखा ही नहीं पैसा, तो फॉर्म लायबल नहीं होगी। और अपने पास अगर रखा कस्टडी में, फॉर्म में लाकर रख दिया ड्रॉर में, तो फॉर्म लायबल होगी क्योंकि वो फॉर्म के कंट्रोल में आ चुका था पैसा। ठीक है, चलो हो जाए क्विक रिवीजन। सेक्शन कहाँ से पढ़ा था हमने? सेक्शन पढ़ा था हमने 20 से। सेक्शन 20 इज फॉर एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। आप एक्सटेंड भी कर सकते हो और रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। उसमें हमने केस लिया था कि थर्ड पार्टी को अगर इस रेस्ट्रिक्शन के बारे में या तो पता होगा या नहीं पता होगा। अगर थर्ड पार्टी को पता है फिर भी उसने लोन दिया तो क्या फर्म लायबल होगी? नहीं, सिर्फ वही पार्टनर लायबल होगा, अदरवाइज इसको लॉस हो जाएगा अगर वो नहीं पे करता। और अगर सामने वाली पार्टी अनअवेयर थी, उसको नहीं पता था रेस्ट्रिक्शन के बारे में, अब बताओ अब फर्म लायबल होगी? यस, अब फर्म लायबल होगी। सेक्शन 21 पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। इमरजेंसी में आप वो डिसीजन लोगे जो आप अपने फेवर में लेते हो, वैसा ही फर्म के लिए भी सोचोगे। सेक्शन 22 मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म, यानी कि आपको अगर फर्म को बाउंड करना है, पूरे पार्टनर्स को बाउंड करना है, तो आपको बिल किसके नाम पे कटवाना पड़ेगा? फर्म के नाम पे कटवाना पड़ेगा। सेक्शन 23 इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर, मतलब पार्टनर ने जो रिप्रेजेंटेशन दी है उस पे विश्वास करके अगर सामने वाले पर्सन ने, कस्टमर ने आपसे गुड्स खरीद लिए हैं और उसको कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए कौन लायबल? सारे पार्टनर्स लायबल। ठीक है, एक पार्टनर की बोलने की वजह से सारे पार्टनर्स लायबल ठहराए जाएंगे। सेक्शन 24 इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। इसमें हमारा एग्जांपल कौन सा था? सेकेंड हैंड कार वाला, है ना? ऐसे याद कर लेना तुम, एग्जांपल से कंसेप्ट याद आ जाएगा आपको। सेकेंड हैंड कार वाला, अगर आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई डील की है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। लेकिन अगर आपने फ्रॉड करते हुए डील की है तो बाकी के पार्टनर अपनी लायबिलिटी से एब्सॉल्व हो सकते हैं। एब्सॉल्व का मतलब अपनी लायबिलिटी पे नहीं करेंगे, फ्री हो सकते हैं उस चीज से। सेक्शन 25 सारे पार्टनर्स के काम करने की वजह से हर एक पार्टनर लायबल होता है, जॉइंटली भी और सेवरली भी, पर्सनली भी। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटी सेक्शन 26 लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनर कोई गलत काम कर देता है उसके लिए भी लायबिलिटी किसकी रहती है? सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी रहती है। लेकिन वो जो फ्रॉड का केस है वो कैसा होना चाहिए? आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। रॉन्गफुल एक्ट जो है वो आपके, फ्रॉड नहीं है ये, एक्चुअली गलत वर्ड निकल गया, फ्रॉड रॉन्गफुल एक्ट है ये, गलत काम। और फ्रॉड में फर्क है ना, फ्रॉड में आपकी इंटेंशन गलत होती है, लेकिन रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है? जिसमें आपका इंटेंशन सही हो सकती है लेकिन आपसे फिर भी गलती हो गई, है ना? तो रॉन्गफुल एक्ट के लिए फर्म जो है वो लायबल रहेगी। ये अपना कॉल माइन वाला था कि आपने अगर शाफ्ट को गलती से, मतलब आपने लापरवाही कर दी थी वहां पे, उसको सही सेट नहीं किया था, जिसकी वजह से इंजरी किसको हो गई थी? वर्कमैन को। तो क्या सिर्फ वही पार्टनर पैसे देगा, उसके लॉस की भरपाई वही करेगा? नहीं, पूरी फर्म करेगी। लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर मिस अप्लाई कर देता है तो लायबिलिटी किसकी रहेगी? फर्म की। मैंने यहाँ 2 केस बनाए थे, यानी कि आप यहाँ पर सिर्फ एक याद कर लो, बाकी सब में फर्म लायबल है। किसमें फर्म लायबल नहीं है? अगर हमने अथॉरिटी नहीं दी थी कि तू पैसा मत लेके, हमने इसको नहीं कहा था कि तू उधार लेके आ, फिर भी ये उधार लेकर आया और अपने आप ही इसमें यूज कर लिया, अब यहाँ पे फर्म लायबल नहीं होगी। हमने इसको परमिशन नहीं दी थी लोन लेने की, लेकिन इसने लिया और अपने फर्म के नाम पे लिया और अपने पर्सनल यूज में इसको यूज कर लिया, अब फर्म लायबल नहीं होगी। बाकी तीनों केसेस में लायबल रहेगी। बस एक केस याद कर लो, ठीक है? कॉमन एक केस याद कर लो, बाकी सब में लायबल रहेगी। तो क्या याद करना है आपको कि अगर हमने उसको पावर नहीं दे रखी थी, परमिशन नहीं दे रखी थी, फिर भी बिना परमिशन के भी जाके लोन लेके आ गया, अब लेके आ गया और उसने खुद के यूज के लिए उसको यूज कर लिया है, पर्सनल यूज ले लिया है इस लोन का, तो अब फर्म पैसे नहीं चुकाएगी, लोन की रीपेमेंट नहीं करेगी।
नहीं करेगी, लेकिन बाकी केस में फर्म को पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है सेक्शन 29। एक पार्टनर जो है वो अपना पार्टनरशिप फर्म में जो शेयर है उसको बेच सकता है, यस बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन जिसको ट्रांसफर किया उसके हम क्या क्या राइट नहीं देते हैं ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूअंस ऑफ पार्टनरशिप। कंडक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इंस्पेक्ट नहीं कर सकता और अकाउंट्स को रिक्वायर नहीं कर सकता। ये तो था कॉन्टिन्यूअंस के टाइम पे। और डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या कर सकता है वो, उसको हिस्सा मिलेगा एसेट्स जितने में भी, है ना। एक तो वो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, ठीक है, और एसेट्स जो बिकेंगी उसमें भी हिस्सा लेगा, और अपने हिस्से को अगर उसने चेक करना है तो उस टाइम वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है डिसोल्यूशन के टाइम पे। ठीक है, क्लियर है? तो आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे बहुत।